नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सदन के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। त्रिपुरा के डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में और कुकी को उप जनजाति के रूप में मान्यता देता है विधेयक। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। कैदियों के बायोमेट्रिक्स और अन्य माप लेने की अनुमति देता है ये विधेयक। विपक्ष ने विधेयक को सदन की विधायी क्षमता से परे बताया। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर की चर्चा। सदस्यों ने क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी, महंगाई और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति पर जताई चिंता। और विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर की चर्चा की मांग। विरोध के बीच शून्यकाल के दौरान राज्यसभा स्थगित। सभापति ने नियम 267 के तहत नहीं दी चर्चा की अनुमति। सदन दिन भर में अब लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लोकसभा का कामकाज सामान्य रहा। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्री ने जवाब दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा के पटल पर रखा। चर्चा के बाद इसे लोकसभा से पास कर दिया गया। लोकसभा में आज त्रिपुरा राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। चर्चा में सदस्यों ने विधेयक के पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखी। Tayahom, Koch Rajbangshis, Sutia, Moran, Mataks and T tribes. ये 6 कम्युनिटीज को लगातार बीजेपी सरकार ने उनको आश्वासन दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी, रूलिंग पार्टी, that's why I'm mentioning BJP, the ruling party, in the run up to the 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसी समय आप लोगों का बड़ा बड़ा नेतागण असम में जाकर उस कम्युनिटीज को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को शिड्यूलिंग हम करेंगे। फिर 2016 में असम का जो असेंबली इलेक्शंस का पहले फिर ये पार्टी का टॉप लीडर्स जाकर इस कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग करके उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का क्या जाएगा, शिड्यूलिंग क्या जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था 2016 में मैडम बीजेपी का, वहां में भी प्रॉमिस किया था कि 6 कम्युनिटीज को दिया जाएगा शिड्यूलिंग। और असम का जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया था 2019-14 जनवरी। अभी तक वो रिपोर्ट आपका हिसाब में, आपका उत्तर में देखा गया कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो ये जो इनसिंसियरिटी है, 9 साल बीत गया 2014 से, लेकिन अभी भी आपने ये 6 ट्राइबल कम्युनिटीज जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, जो अपना उन लोगों का बहुत, हमारे असम का इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, ट्राइबल ट्रेड्स है, उन लोगों का प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है। Sir, I would like to, at the outset, on behalf of my political party, the National People's Party, I would like to give our support to this amendment that is being brought in order to include the Darlong community into the Scheduled Tribe list by the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 Amendment Bill. Sir, while holistically, we support this amendment, I would like to say that there are very important issues regarding to the scheduled tribes in this country that needs to be given due attention. According to the Niti Ayog's
AWST, the Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes guidelines, it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. Initially, the budgetary allocation of rupees 7,355.76 crores चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने कहा कि मंत्रालय का बजट कम है, लेकिन 2014 के बाद लगातार बजट में बढ़ोतरी हुई है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट किए बगैर हम देश को समुचित रूप से विकास के लिए जो सपना हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकेगा और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है और विभिन्न जो पैरामीटर है मानव विकास सूचकांक का उसको पूरा करना है। और इसी दृष्टि से आप यदि देखें तो लगातार 2014 के बाद से फंड के दृष्टि से, निर्णयों के दृष्टि से, कार्यक्रमों के दृष्टि से और कार्यान्वयन के दृष्टि से लगातार राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर कैसे कार्यक्रमों को सफल किया जाए, एक तरफ इसकी कोशिश हो रही है तो दूसरे तरफ राज्यों को लगातार आवंटित राशि में बढ़ोतरी हो रही है। आप यदि 2014-15 से 2021-22 तक को देखें तो जो एसटीसी कंपोनेंट है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। लोकसभा में आज दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया गया। विधेयक में किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया। मतदान के दौरान 120 सदस्यों ने पेश करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 58 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। I rise to oppose the bill as it is in derogation of both Article 20, Sub-Article 3 and Article 21 of the Constitution of India and therefore beyond the legislative competence of this House. Mr. Speaker, sir, Article 20, Sub-Article 3 explicitly states, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. The words biological samples and their analysis in clause 2(1)(b) of the bill could extend to narco-analysis and brain mapping, and when it is made coercive in terms of clause 5, it is clearly violative of Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution of India. Further, Mr. Speaker, sir, the implied use of force in clause 6(1) to take measurements violates the rights of prisoners laid down in a catena of Supreme Court judgments beginning with A.K. Gopalan 1950, Khadak Singh 1964, Charles Sobraj 1978, Sheila Bharse 1983, Pramod Kumar Saxena 2008. Mr. Speaker, sir, just 2 minutes. Section 4(2) of the bill states that record of measurement shall be retained for 75 years from the date of collection. This is in violation of the right to be forgotten enshrined in the right to life under Article 21 of the Constitution in terms of the Puttaswamy judgment. Mr. Speaker, sir, I will just conclude by saying this August Assembly must very seriously deliberate that whether it is in the legislative competence of the Treasury to sponsor legislation which squarely hits the fundamental rights guaranteed to the citizens of India under Part 3 of the Constitution, and whether it is within the legislative competence of this August House to consider such illegal legislation. That is my objection to the bill. ये सरासर हमारा sir, you know, from 20 to 24, all the articles in the Constitution deal with the human rights of people. This law, which allows for narco-analysis, which allows for taking biological specimen, taking the photograph of the iris, this violates basic human rights and is against the principle of the Constitution. Sir, आपने अभी बोला है
कि बाद में बिल के चर्चा के समय उठाइए, लेकिन एक गलत बिल आपको सामने लाया जाए इंट्रोडक्शन के नाम में, ये सरासर हाउस का खिलाफ होगा, हाउस का नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर, इसको इंट्रोडक्शन मत होने दीजिए, होम मिनिस्टर आए, एक्सप्लेन करिए। टेनी जी क्या समझाएंगे सर, ये होम मिनिस्टर को समझाने का जरूरत है। Under Rule 72(1), Introduction of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. So the reason being, the law can ask those people who have been convicted by the court to give their biometric measurements. However, the present bill, I would reiterate, however, the present bill seeks to empower the police and court to take measurements of persons who are under trial or who are suspected to be involved in a case, or there is a presumption against some person that he may in the future do any illegal act. These provisions are violative of Article 21 of the Constitution, that is right to freedom and personal liberty. बंदी शिनाख्त अधिनियम जो मौजूदा है वो 1920 में बना था। 102 वर्ष हो गए हैं और उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही को अधिनियमित किया गया था। ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूं, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूं, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, जिधर बिल के बात कर रहे हैं बिल की बात करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना अधिनियम मौजूदा है, जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है, उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी और इसीलिए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो, उसका भी हमने काम किया है। लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी। इसमें प्रत्येक उस चीज़ का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे, संवैधानिक भी रहे। हमने लॉ मिनिस्ट्री से और लेजिस्लेटिव दोनों के द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद उसके साथ साथ जो हमारी एनसीआरबी रिकॉर्ड एकत्रित करती है, उसने राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जिसमें इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार निजता के मौलिक अधिकार को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता और इसे अनिवार्य जनहित के सामने हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा। सदन दिन भर में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation. Enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सदन दिन भर में। अब बात राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की।
राज्यसभा में आज बजट और विनियोग विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दोनों विधेयकों को पेश करते हुए सदस्यों से इन पर विचार करके लोकसभा को लौटाने की अपील की। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने आयकर में परिवर्तन करके उसे प्रत्यक्ष कर कोड में तब्दील करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयकर की वर्तमान प्रणाली से कोई भी लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से घरेलू बचत को बढ़ावा देने के प्रयासों के अलावा देश में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास करने की सलाह दी। The Honorable Finance Minister has moved 39 amendments to the 125 amendments in the amendment bill. Now, honestly, every member is to search his heart and say whether anyone understands these things. I did not. I spent a lot of time trying to understand, and I can't say I understand it. This is a legacy issue. I concede that. This has been going on year after year after year. But this must stop. This government claims that it will dump all old legacies. This is one legacy this government must dump immediately. And I think the entire Income Tax Act must be replaced by a direct taxes code. When we were in government, I had helped draft a direct taxes code. Then the Honorable Mr. Pranam Mukherjee tried to improve it. When I returned to the Finance Ministry, I tried to improve it. There are 3 versions of a direct taxes code. Many of the provisions will be outdated. So get rid of all of them. But please bring a direct taxes code immediately. No one benefits from this Income Tax Act except the chartered accountants and the lawyers. चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है वो अपर्याप्त है और इस पर ऊंची दर से कर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर ए कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो ये है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? सती महोदय, ये क्रिप्टो, ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा, एमएसएमई सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र पर पड़े प्रभाव का भी जिक्र किया। Well, I must say that while some of the benefits have reached some of the industries, but I am sure that there have been a lot of fatalities, mortalities in this sector, also in the MSME sector. Many a small company have closed down permanently, which needs to be addressed, and I'm sure it is a matter of concern. The most destabilizing factor after the pandemic has come the Ukraine war. And I think when she delivered a speech on the 1st of February, Madam Finance Minister was not aware that this could be a situation which will arise a few days later. And the Ukraine war has demonstrated that suddenly, have you seen, the prices of fuel were going up, but they have really hit the roof. तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद पिछले 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार इजाफा हुआ है। The first thing that occurs to my mind is that this government has given a return gift to the nation after the elections in the 5 states recently held. First of all, the petrol and diesel prices have risen
6 times in 7 days. LPG cylinders costlier by 50 rupees, and it is almost rupees 1,000 per cylinder. Prices of kerosene oil have doubled. Edible oil prices are up by 25 to 40%. 11% hike in prices of essential medicines, and it will be further rise in the coming months, according to reports. AIADMK के एम थम्बीदुरई ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को एक और कदम आगे लेकर जाएगा। The fourth union budget presented by the finance minister, Srimati Nirmala Sitharaman, on 1st February 2022 was like a booster dose for the economy in the endemic, post-endemic era, wherein the government has chosen to lead the path by heavily increasing the capital expenditure to create a cycle of high growth, employment generation, spur in the consumption, which in turn is like to bring buoyancy in revenues rather than going for the fiscal squeeze, which is required to take India to the next level. बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि समाज में असमानता का बढ़ना चिंताजनक है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में सोचना होगा कि आखिर क्यों असमानता में कमी नहीं आ रही है। Sir, allow me to quote the Gini coefficient, which is a measure of inequality in society. From the year 2000 to the current year, 20 years period, the Gini coefficient has increased from 74.7 in 2000 to 82.3 in 2020. So while we are talking about growth, the GDP growth, the economic growth, increasing the size of the cake, what we have actually increased also simultaneously is the inequality in society. We have to think about this. We have to think about our economic policy as to why the inequality is not decreasing. What we call as growth is not becoming as inclusive as we would have liked, where the GDP, economic GDP is increasing. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा से संबंधित किसी भी सार्वजनिक कंपनी का विनिवेश नहीं किया जाएगा। वे राज्यसभा में कांग्रेस सांसद द्वारा इस बाबत पूछे गए एक पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक कंपनियों को और मजबूत किया जाएगा। अभी इन कंपनियों को पहले की तुलना में काफी ऑर्डर भी आ रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य केसी वेणुगोपाल के प्रश्न का जवाब रक्षा राज्य मंत्री ने भी दिया था, जिसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्य की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। My second supplementary very clear. Whether the government is taking any coordinating efforts between private and public sector undertaking of defense sector. And also my question, after liberalizing the FDI to 76%, there is no much attraction from the foreign investment is coming. Why it is? Whether the government is studying the factor. Now minister is telling 2014 to 2022 we have 3,000 foreign direct. Is it a big amount? आपने पुनः दो क्वेश्चन पूछ लिए। My question is very clear, sir. माननीय मंत्री। सर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं, हमारी सरकार ने भारतीय उद्योग जगत को विश्वास दिलाने के लिए जो हमारा यूनियन बजट है 2022-23 में कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया है। 68% किया है मान्यवर, ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ा पार्ट है इसको निर्धारित करने का। और जहाँ तक ख्याल है मेरा कि हमने पॉजिटिव जो आत्मनिर्भरता के लिए जो लिस्ट बनाई है, नोटिफिकेशन किया है, 209 डिफेंस प्लेटफॉर्म और हथियार उसमें हमने शामिल किए हुए हैं और DPSUs के 2800
51 आइटम्स की पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट का भी नोटिफिकेशन हमने किया हुआ है। तो मानिए, और इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई शंका का कारण ही नहीं है। हमारे माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने जानना ये चाहा है कि डीपीएसओज के संबंध में, कि डीपीएसओज कहीं इसके कारण जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है उनका प्रोडक्शन गिर रहा हो अथवा वो लॉस में जा रही हो। मैंने कुछ इस प्रकार की चिंता कमोबेश उन्होंने व्यक्त की थी। उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि डीपीएसओज का प्रश्न है, उनको पूरी तरह से इक्विटी सपोर्ट देकर उनको मजबूत बनाने की कोशिश हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है सारे डीपीएसओज को। दूसरी बात, उनकी जो कमिटेड लायबिलिटीज अब तक की रही हैं, उन कमिटेड लायबिलिटीज को भी हम क्लियर कर रहे हैं ताकि हमारी डीपीएसओज किसी भी सूरत में कमजोर न पड़ने पाएँ। और साथ ही साथ डीपीएसओज को हाई लेवल ऑर्डर जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हम प्रोवाइड करना है। इस समय मेरी जो जानकारी है लगभग 80% ऑर्डर आज भी हमारी डीपीएसओज को मिल रहा है, इसलिए डीपीएसओज को वीकेंड करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा। प्रश्नकाल के दौरान ही आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में हर भारतीय को आवास देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। वे राज्यसभा में इस बारे में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के एक पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। My specific question to the minister, is it happening in 2022? If it's not happening, can you tell us when will every Indian have a house? Just give us the year. Thank you. Because this is the Prime Minister on record. It was precisely in pursuance of the Prime Minister who said that he has a dream that by March 2022, every Indian, no matter where he or she lives, has a pakka roof over his or her head, and that Awas will have a shauchalaya, a kitchen, gas cylinder, etc. In pursuance of this, all the states were asked in June 2015 to give us a demand assessment. And that demand assessment said 1 crore homes will have to be built. Pradhan Mantri Awas Yojana was conceived in June 2015. It has succeeded well beyond the 1 crore to 1 crore 12 lakhs, 1 crore 15 lakhs, and in the remaining 3 days of this fiscal year, in fact, I think the number might go up also a little. With that, the entire objective of the Pradhan Mantri Awas Yojana urban would be completed. Now there is affordable housing taking place in the private sector, and if the states were to say that they have still some more demand, what we are noticing is some states sent us demands, later on they changed that, reduced some number, added a few more. Total, I think, will be in the vicinity of 1 crore 15 lakhs, and I want to assure the honourable member, with this, the dream of the honourable Prime Minister enshrined in the Pradhan Mantri Awas Yojana urban will stand fulfilled. सदन दिन भर में आज इतना ही। संसद के दोनों सदनों पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।